हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी आरबीएससी कक्षा 12th, ये क्लास 12th का लेसन नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 जिसका नाम है सूत्रकृमि, घोंघा और स्लग, मतलब निमेटोड, स्नेल और स्लग, ये लेसन हमने स्टार्ट किया था। इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने जान लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि सूत्रकृमि क्या होते हैं, इनके बारे में हमने देखा, और सूत्रकृमि की परिभाषा और इनके आवास और वितरण के बारे में समझा। और फिर हमने क्या करा, आवास के आधार पर सूत्रकृमियों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने खारे जल के, शुद्ध जल के सूत्रकृमि पढ़े, जैविक परिचायक के रूप में उपयोग होने वाले सूत्रकृमि पढ़े, मानव परजीवी के पर जो सूत्रकृमि होते हैं वो पढ़े, पादप परजीवी सूत्रकृमि पढ़े, और जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सूत्रकृमियों के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है, देखिएगा, सूत्रकृमियों का पौधों पर प्रभाव। अगर आपने ये पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, देखिएगा, आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सूत्रकृमि की सामान्य संरचना, और दूसरा हम पढ़ेंगे सूत्रकृमियों का पौधों पर प्रभाव। हमने पढ़ा था भाई कि सूत्रकृमि जो होते हैं वो क्या करते हैं, पादप जो होते हैं, सूत्रकृमि जो होते हैं वो क्या करते हैं, पादपों पर क्या होता है, परजीवी के रूप में रहते हैं। पादपों पर वो आंशिक परजीवी हो सकते हैं, मतलब आंशिक आंतरिक परजीवी हो सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परजीवी हो सकते हैं, या फिर पूर्ण बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और पादप की क्या करते हैं, क्षति, पादप को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, तो सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव। सामान्यतः सूत्रकृमि से संक्रमित पौधे पीले हो जाते हैं, उचित वृद्धि नहीं होने के कारण बौने रह जाते हैं, तथा पौधे में भूख की कमी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो सूत्रकृमि होते हैं वो क्या करते हैं, जो पादप उत्तक होते हैं इनके रसों को क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं। अभी हम देखेंगे, इनके अंदर एक सुई के समान संरचना होती है जिसे स्टिलेट बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, स्टिलेट। ये क्या करते हैं, इस सुई के समान जो संरचना या स्टिलेट होती है, इसको क्या करते हैं, पादप कोशिकाओं के अंदर चुभा देते हैं, और वहां से क्या करते हैं, रस चूसते रहते हैं। ठीक है, अब इसी की वजह से क्या हो जाता है, जो पौधे होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं। ठीक है ना, पौधों में वृद्धि भी नहीं हो पाएगी भाई। और ठीक है, इसके साथ साथ क्या होंगे, पौधे में भोजन की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे भी, और इसके साथ साथ क्या लक्षण दिखाई देते हैं, याद रखना, जड़ें पतली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और गुच्छेदार हो जाती हैं। ठीक है ना, गुच्छे से बनने लग जाते हैं जड़ों के अंदर। रोगी पौधों में पुष्पन कम, मतलब पुष्प कम लगते हैं, अभी पुष्पन की क्रिया कम होती है, और जो लगते हैं वो भी टाइम से पहले झड़ जाते हैं। ठीक है ना, पुष्पन झड़ने की समस्या रहती है। ठीक है, फल झड़ने की समस्या रहती है। ठीक है, अगर फल बनते भी हैं तो फल बनते हैं संख्या में कम और आकार में छोटे, और अब आकार छोटा होगा तो वजन कम होगा, जिसकी वजह से आर्थिक हानि होती है। सूत्रकृमि करता क्या है, देखिए, सूत्रकृमि की अधिकतर प्रजातियां जड़ों व पौधे की भूमिगत भागों से अपना भोजन ग्रहण करती हैं, परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो पौधे के ऊपरी भागों से पर भी आक्रमण करती हैं। अगर आपको याद हो, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सूत्रकृमि होते हैं ये क्या करते हैं, जड़, मतलब कि पौधे के जड़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वायवीय भागों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्यतः तो क्या करते हैं, ये जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना, कुछ एक प्रजातियां ऐसी भी होती हैं सूत्रकृमि की जो वायवीय भागों पर भी या ऊपरी भागों को भी नुकसान पहुंचाती है। अब देखिएगा क्या करती है, प्राय पादप परजीवी सूत्रकृमि के अंदर एक खोखली सुई के आकार की रचना होती है जिसे स्टिलेट कहते हैं, जिससे क्या करता है, पौधे की कोशिका में प्रवेश करवाकर पौधे की कोशिकाओं में लार की प्रविष्टि कराकर लार के अंदर उपस्थित तत्वों को घोलकर वापस क्या करते हैं, सूत्रकृमि शरीर में सोख लेते हैं। अब देखो क्या करा है, अभी देखो, इन्होंने सोख लेते हैं यहाँ तक, मतलब पार्ट इनके पास। देखिए, मान लीजिए सूत्रकृमि इस प्रकार का है, सूत्रकृमि मान लीजिए इस प्रकार का है, तो सूत्रकृमि के आगे इस प्रकार से एक खोखली सुई के समान रचना होती है। ये क्या करते हैं, इस खोखली सुई के समान रचना को पादप कोशिका के अंदर क्या कर देते हैं, प्रवेश करवा देते हैं। इस तरीके से मान लीजिए इसने प्रवेश करवा दिया। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या करते हैं, सुई के समान संरचना होती है, इसको क्या करते हैं, ये रही, इसको क्या करते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, लार को क्या कर देते हैं, कोशिका के अंदर जो भी उस द्रव होता है उसके अंदर घोल देते हैं, और वापस क्या कर लेते हैं, सारी की सारी चीज को सोख लेते हैं। अब इस क्रिया से होता क्या है, देखो, इस प्रक्रिया में
प्राय पादप कोशिकाएं बहुनाभिकीय विशालकाय कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अब इस प्रक्रिया के दौरान होगा क्या भाई, जब वो लार को अंदर घोल के और वापस सौंप लेती है, तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो बहुकेंद्र की हो जाती है, मतलब एक कोशिका के अंदर एक से ज़्यादा केंद्र का बन जाता है और कोशिकाओं का आकार भी बढ़ जाता है। ठीक है, हो जाती है। जबकि कुछ सूत्रकृमि कोशिकाओं में क्या होती है, ये देखना, जबकि कुछ सूत्रकृमि में कोशिकाएं फूल कर गांठ रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखना, सूत्रकृमि प्रत्यक्ष रूप से विषाणुओं का संवहन करने वाले तथा क्या करते हैं, नत्रजन स्थिरीकरण की मात्रा को कम करने में भी पौधे को हानि पहुंचाते हैं। हम देखेंगे भी कई बार ये क्या करते हैं, अन्य जो रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सूत्रकृमि, ये उनका वहन करते हैं, मतलब ये वाहक की तरह काम करते हैं। जो अदर बैक्टीरिया या जो अदर वायरस होता है वो इनके शरीर के ऊपर क्या होता है अभी, एक तरीके से आप मान लीजिए इनके शरीर के ऊपर आ जाता है और ये क्या कर देते हैं, उसका संवहन कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, अब देखिए, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। प्रोफेसर J.A. सासर ने 1989 में के अनुसार सूत्रकृमियों के कारण फसलों का औसतन 12.3% की हानि होती है। तो ये कोई याद नहीं, आपको ये ऊपर लक्षण याद करने हैं कि सूत्रकृमियों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपसे 2 नंबर का पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है ना, अब हम देखते हैं सूत्रकृमि की संरचना के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बार पहले इसकी संरचना से रूबरू करवा देता हूँ कि संरचना होती किस प्रकार से। देखिएगा, ये देखो, ये बुक में भी हालांकि डायग्राम ठीक नहीं दे रखा, पर मैं आपको बता दूंगा। तो देखें, पहली बात तो आप, इनकी क्या है, शरीर बेलनाकार होता है। इनका शरीर क्या होता है, बेलनाकार होता है, बेलन के आकार के हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ भाई। देखो, अभी हमने देखा कि इनके शरीर के आगे वाले भाग पर मैंने भी आपको बताया क्या होती है, एक सुई के समान संरचना होती है जिसे स्टीलेट कहते हैं। इससे क्या करता है, ये भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं अभी इसकी और संरचना के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, आपको करेक्टर नोट कर लेना है कि देखो, हमें पता है ये परजीवी होता है, हमें पता है ये परजीवी है, और परजीवियों के बारे में मैं आपको एक विशेषता बता देता हूँ। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, परजीवी, जितने भी परजीवी होते हैं ना, उन सब परजीवी का एक यूं के ही परजीवी का एक अनुकूलन है कि जो भी परजीवी होगा उसके शरीर के ऊपर क्या मिलती है भाई, एक मोटा एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, या उपत्वचा आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है भी आपको, ये कोई भी परजीवी होगा उसमें ये विशिष्ट गुण जरूर ही होगा। ठीक है, अब हम इसकी संरचना पर आते हैं। संरचना बड़ी आसान सी है। देखिए कि देखो, शरीर क्या होता है, सूत्रकृमि का शरीर लंबा बेलनाकार खंडहीन होता है भाई, खंड नहीं पाए जाते, इसके शरीर में खंड नहीं पाए जाते। जैसे आपने पढ़ते होंगे केंचुए वगैरह जो होते हैं उसका शरीर खंडों में बटा होता है, उसमें खंडीभवन पाया जाता है, तो इसमें खंडीभवन नहीं होता, कृमि सदस्य होते हैं ये। ठीक है ना, कृमि सदस्य मैंने बताया था दोनों तरफ से पतले होते हैं और बीच में से थोड़े से मोटे होते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं, सूत्रकृमि के शरीर में एक गुहा होती है जो देह भित्ति और आहार नाल के मध्य होती है। ठीक है ना, जो देह भित्ति और, देखिएगा, जो देह भित्ति और आहार नाल के बीच में होती है, क्योंकि इसमें वास्तविक भित्ति का अभाव होता है, अंततः ये कूट गुहा कहलाती है। कूट गुहा क्या होती है भाई, आपको याद रखना है कि सूत्रकृमि जो होते हैं उनके अंदर कूट गुहा पाई जाती है। कूट गुहा क्या होती है, मैं आपको एक रफली सा डायग्राम बता देता हूँ। देखिए, इमेजिन करें, ये क्या, एक सूत्रकृमि है, इमेजिन करना है आपको, ये एक सूत्रकृमि है। ठीक है, मैंने सूत्रकृमि का इतना भाग बनाया आगे वाला, ये मान लीजिए इसके अंदर आहार नाल है, ये इसके अंदर क्या है, आहार नाल, ये सूत्रकृमि की देह भित्ति है और ये सूत्रकृमि की क्या है, आहार नाल है। तो इन दोनों के बीच में ये जो आपको गुहा दिखाई दे रही है, देखिएगा, ये जो इन दोनों के बीच में आपको ये जो गुहा दिखाई दे रही है, जिसको मैं येलो कलर से कलर कर रहा हूँ, ये इस गुहा को क्या बोलते हैं, कूट गुहा बोलते हैं। देखिए, ये गुहा है क्योंकि ये वास्तविक भित्ति नहीं होती इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या नहीं होती, वास्तविक भित्ति नहीं होती, इस वजह से इस गुहा को कूट गुहा बोलते हैं या स्यूडोसिलोम बोलते हैं। जिसको मैंने येलो कलर से कलर कराया, ये क्या है, कूट गुहा है। तो समझ में आ गया आपको कूट गुहा क्या होती है, कि जो सूत्रकृमि होते हैं इनके अंदर क्या पाई जाती है, देह भित्ति और आहार नाल के बीच में एक गुहा पाई जाती है, जो क्या होती है, वास्तविक भित्ति से नहीं ढकी रहती, इसलिए इसको कूट गुहा बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा 11वीं में, 3 प्रकार की गुहा, मतलब 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो कूट गुहिक जीव होते हैं, एक होते हैं देह गुहिक जीव और एक होते हैं अगुहिक जीव, है ना।
देह गुहिक जिनमें वास्तविक देह गुहा मिलती है, कूट गुहिक जिनमें वास्तविक देह मतलब वास्तविक गुहा नहीं मिलती भी। समझ में आ रही है? मतलब ऐसी गुहा, मतलब गुहा तो पाई जाएगी पर वो वास्तविक भित्ति से गिरी नहीं होती, उसे बोलते हैं कूट गुहा। और अगुहिक जिनमें गुहा ही नहीं पाई जा रही उन्हें अगुहिक जीव बोलते हैं। तो निमेटोड या सूत्रकृमि जो होते हैं कूट गुहिक जीव होते हैं। अब देखिए वही बात, सूत्रकृमि का पूरा शरीर अपेक्षाकृत कठोर प्रतिरोधी उपचर्म, देखो क्यूटिकल के स्तर से ढका रहता है। क्यूटिकल का स्त्राव जो होता है अधिचर्म की कोशिकाओं के द्वारा होता है, अधिचर्म कोशिकाओं के द्वारा होता है, मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखना ये आगे क्या कर रखा है। सूत्रकृमि में कायिक पेशीय न्यास का निर्माण, देखना सूत्रकृमि में कायिक पेशीय न्यास का निर्माण चिकनी पेशी कोशिकाओं से होता है, जो क्या होते हैं अधिचर्म रज्जुओं के क्या होता है एपिडर्मल जो कोर्स होते हैं के बीच में स्थित रहती हैं तथा सीधे अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से जुड़ी रहती है। याद रखना भी आपको कि सूत्रकृमि के अंदर क्या होती है चिकनी, सूत्रकृमि के अंदर जो पेशियां होती हैं, ज़्यादातर पेशियां कौन सी होती हैं अभी सूत्रकृमि के अंदर? चिकनी पेशियां, यूँ आप कहीं, या फिर आप कह सकते हैं अनैच्छिक पेशियां होती हैं। कौन सी होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? याद रखिए, जो सीधा किससे जुड़ी रहती है? अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से जुड़ी रहती है। अब देखिए आगे बात करते हैं सूत्रकृमियों के अग्र भाग पर। देखिए हमने अभी पढ़ा था सूत्रकृमियों के अग्र भाग पर मुख्य छिद्र होता है, जो क्या होता है ओस्टो का मतलब होता है होठों और पतले उभारों से घिरा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। सूत्रकृमि का ये छिद्र त्रित्रिज्यात्मक होता है। मुख्य छिद्र पर प्राय क्या होते हैं 6 ओष्ठ पाए जाते हैं। याद रखें भाई, ये मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि सूत्रकृमि के मुख पर एक मुख्य छिद्र होता है, मुख्य छिद्र पर 6 ओठ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो मुख होता है इनका मुख्य छिद्र होता है वो 6 ओठों द्वारा घिरा रहता है और ये क्षेत्र त्रित्रिज्यात्मक होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए इनके अंदर तंत्रिका तंत्र क्या होता है भी विकसित होता है, याद रखिएगा। आपको क्या बात याद रखनी है, सूत्रकृमियों के अंदर तंत्रिका तंत्र क्या होता है? विकसित होता है। अब तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र के अंदर 2 मेन चीजें हैं, याद रखिए। एक तो होती है तंत्रिका वलय और दूसरी क्या होती है? अनुदैर्ध्य। क्या होते हैं? तंत्रिकाएं। समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए सूत्रकृमियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक तो क्या होता है तंत्रिका वलय, इस प्रकार से एक रिंग के समान संरचना होती है, उसे बोलते हैं तंत्रिका वलय। तो सूत्रकृमियों का निर्माण एक तंत्रिका परिघ रसिका तंत्रिका वलय तथा अनुदैर्ध्य क्या होते हैं तंत्रिकाओं से होता से मिलकर होता है, ठीक है, याद रखें। अगर आपसे कोई पूछ ले सूत्रकृमि में जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलकर बना होता है, तो एक तंत्रिका वलय से मिलकर बना होता है। और क्या मिलती हैं? अनुदैर्ध्य क्या मिलती हैं अभी? तंत्रिकाएं मिलती हैं। इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके मान लीजिए सूत्रकृमि है, ये क्या है? सूत्रकृमि का शरीर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या मिलती है देखने को, एक सेकंड रुकिएगा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये मान लीजिए आहार नाल है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखें इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा? एक तंत्रिका वलय देखने को मिलती है इस प्रकार से। और इस तंत्रिका वलय से इस प्रकार से क्या निकल रही होती है? अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं निकल रही होती हैं। तो ये क्या होता है? तंत्रिका वलय, और ये हो गया अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं। तो इनसे मिलकर क्या बना होता है आपका? तंत्रिका तंत्र मिला होता है सूत्रकृमि में, ठीक है ना। ये अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं होती है, इस प्रकार से पूरी शरीर की लंबाई में फैली रहती हैं और ये एक तंत्रिका वलय होती है, इनसे मिलकर तंत्रिका तंत्र बना होता है, ठीक है। अब देखिए याद रखना सूत्रकृमि के अंदर ना तो परिसंचरण तंत्र होता है ना श्वसन तंत्र होता है। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकते हैं इसके सूत्रकृमि के अंदर कौन कौन से तंत्र नहीं होते। अब देखना सूत्रकृमि में उत्सर्जन तंत्र होता है पर पूर्ण विकसित उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, आद्य प्रकार का होता है। याद रखें बच्चे इनमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इस लाइन को ढंग से पढ़ने वाला है। इसमें ज्वाला कोशिकाओं का अभाव होता है। बच्चे क्या याद रखते हैं? इसमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल नहीं होती भी, क्योंकि ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन प्लेटी हेलमंथी संघ के जीवों में होता है। ये है निम्न हेलमंथी संघ, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्या होगा क्या बोलते हैं जो उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है, याद रखना रेनेट कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रेनेट कोशिकाएं, ये नोट कर लीजिएगा। चाहे तो आप ज्वाला कोशिकाओं को कट करके यहाँ रेनेट कोशिकाएं लिख सकते हैं, वरना जब आप पढ़ोगे तो आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे कि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है, ठीक है, क्योंकि हम पूरी लाइनें कभी पढ़ते नहीं है ढंग से। बच्चों की अक्सर यही कमियां रह जाती हैं। अब देखिए आगे कि सूत्रकृमि में पाचन तंत्र होता है भी। सूत्रकृमि में पाचन तंत्र विकसित होता है। सूत्रकृमि के अंदर पाचन तंत्र का निर्माण याद रखिए, मुख होता है, ग्रसिका होती है, आंत होती है, मलाशय होता है और गुदा द्वार से मिलकर बना होता है। आपको इसके पाचन तंत्र के
अंगों के नाम भी याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं कि ये क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं भाई। ये क्या होते हैं, एक लिंगी होता है। सूत्रकृमि एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। देखना, सूत्रकृमि में नर व मादा अलग अलग होते हैं। प्राय जननांग नलिकाकार होते हैं। जो जननांग होते हैं नर और मादा जननांग, वो क्या होते हैं भाई, नलिकाकार होते हैं। नर जननांग में याद रखिएगा, नर जननांग के अंदर क्या होता है, गैबरनेक्यूलम होता है, वृषण या टेस्टिस होते हैं, वास डेफरेंस होता है जिसे शुक्रवाहिनी बोलते हैं, क्लोएका या गुदा होती है, कंटक और प्रपुट्टी जैसे भाग पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछ लेते हैं अभी, प्रपुट्टी का काम पूछ लेते हैं कभी। प्रपुट्टी का काम क्या होता है, तो याद रखिए, प्रपुट्टी जो होती है, देखना कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये रहा। प्रपुट्टी जो होती है ये क्या करती है अभी, जनन या मैथुन के समय मादा को पकड़ने में मदद करती है। तो आपको प्रपुट्टी का ये याद रखना है काम। प्रपुट्टी क्या करती है, मैथुन के समय मादा को पकड़ने में मदद करती है। इसी प्रकार जो मादा जनन तंत्र होता है उसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं देखने। मादा जनन तंत्र के अंदर अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनियाँ होती हैं, गर्भाशय होता है, मतलब गर्भाशय ग्रीवा या वेजाइना होती है, यूव्यूला या भंग से मिलकर बना होता है। ये सारे भाग किसके अंदर होते हैं, आपके मादा जनन तंत्र के अंदर होते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट जितने अभी तक 10 हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं आगे वाले पॉइंट क्या है भाई, देखिएगा, ये देखें कि देखिए, मादा जननांग के अंडाशय द्वि अंडाशय और एक अलग अंडाशय प्रकार के हो सकते हैं। मतलब मादा जननांगों के अंदर दो अंडाशय भी हो सकते हैं, एक अंडाशय भी हो सकता है, जो जनन छिद्र में खुलते हैं। अब देखिए, मादा जो होती है वो अंड प्रजनक तथा अंड जरायुज भी हो सकती है। अंड प्रजनक जो अंडे देती है, और अंड जरायु जो अंडे और शिशु दोनों का जन्म देती है। विदलन क्या होता है अभी, विदलन देखिए, विदलन निर्धारी या सूत्रकृमि का विकास निर्मोचन के द्वारा होता है। विदलन क्या होता है भाई, भ्रूण के निर्माण के बाद, मतलब निषेचन के बाद होने वाला समसूत्री जो विभाजन होता है उसे क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। तो इसमें निर्मोचन होता है भाई, याद रखिएगा। अब देखिए वही अगला 12वां पॉइंट, कि नर सूत्रकृमियों में पूंछ वाले क्षेत्र में प्रपुट्टी पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, नर सूत्रकृमियों में जो पश्च भाग होता है पूंछ वाला, वहाँ पे क्या पाया जाता है, एक अंग पाया जाता है नर जननांग, जिसे प्रपुट्टी बोलते हैं, जो मैथुन की क्रिया के समय नर द्वारा मादा को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए कि सूत्रकृमि क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अपने इनका साइज देख ही लिया था अभी पहली बार, कि आपको यहाँ बता रखा है सबसे छोटे सूत्रकृमि और सबसे बड़े सूत्रकृमि के बारे में। सामान्यतः सूत्रकृमि 0.5 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। कुछ सूत्रकृमि छोटे होते हैं, 0.5 मिलीमीटर से भी छोटे होंगे, जैसे कि पैराटाइलेंकस, ये सबसे छोटा सूत्रकृमि है। इसकी लंबाई होती है 0.2 मिलीमीटर। और सर्वाधिक जो लंबा सूत्रकृमि होता है वो होता है पैरालॉन्जिडोरस, इसकी लंबाई होती है लगभग 11 मिलीमीटर। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट पॉइंट है आई थिंक, कि देखिएगा, उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। सूत्रकृमियों का शरीर पार्श्व रूप से दो भागों में विभाजित होता है। पार्श्व रूप से दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। किंतु क्या था, प्रजननांग भागों तथा उत्सर्जन नली के क्षेत्रों में समरूपता नहीं पाई जाती। ह्यूमन के क्षेत्र में क्या होते हैं, त्रित्रिज्यात्मक ओष्ठ भाग, षट त्रिज्यात्मक तथा शरीर के अन्य भागों में चतुर्त्रिज्यात्मक समरूपता पाई जाती है। मतलब देखो, इसका मैं आपको सीधा सा मतलब समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये आपको किताब में जो लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखना। कि देखिए, इसके जो शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, जैसे उत्सर्जन नलिकाएं होती हैं, उनकी प्रजनन अंग होते हैं, वो भी हमने पढ़ा था, नलिका के समान होते हैं प्रजनन अंग। उनमें समरूपता नहीं पाई जाती। मतलब वो सारों की लंबाई मोटाई इस एक प्रकार से नहीं होती। हर जनन अंग होगा, उत्सर्जन होगी, उनकी लंबाई मोटाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए आपके ये दिया हुआ है कि जो क्या होता है, ये त्रित्रिज्यात्मक होता है, ये षट त्रिज्यात्मक होता है, इस प्रकार से आपको बता रखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे नंबर पर क्या कर सकते हैं, कि मेरा नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, जिससे हम आपकी क्या कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई हुई होगी। ठीक है, अगर आप इसको कुछ में अगर
आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।